ऑनलाइन क्लास में हम मानव अधिवास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जनसंख्या प्रवास से और मानव विकास से का जो पाठ संख्या 5 है उसका अध्ययन कर लिया था। आज अपना अगला पाठ है 6 मानव अधिवास से का अध्ययन करेंगे। अधिवास का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा अधिवास से कहते किसे हैं। तो अधिवास की परिभाषा बताई जाती है कि आवासों के संगठित समूह को अधिवास से कहते हैं। जैसे ये अधिवास बने हुए हैं तो ये एक समूह संगठित एक सामूहिक रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आवास जो होते हैं उन आवासों का सामूहिक रूप या संगठित रूप जो है अधिवास से कहलाता है। परिभाषा के तौर पर हमें याद रखना, इसका मतलब है कि अधिवास की मूल इकाई हमें पूछी जाए तो अधिवास की मूल इकाई जो है वो सिंगल जो आवास है, मकान है, वो अधिवास की मूल इकाई है और उन आवासों से ही जो है वो अधिवास से बनते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिवासों के प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है कि जो आवास बसे हुए हैं उन आवासों को हम चित्र के रूप में देखें, आकार के रूप में देखें तो कैसी आकृति आती है उसे हम कहते हैं प्रतिरूप। जैसे यहाँ जो बसे हुए आवास है, इन आवासों को हम देखें तो इनका जो चित्र है वो एक सीधी रेखा में आता है। इसका मतलब ये रेखीय प्रतिरूप है। तो अब जब भी कोई पूछे कि आवासों के प्रतिरूप से आपका अभिप्राय, तो आवास जो है, अधिवास जो है वो अधिवास का बसाव जो है उस बसाव की आकृति कैसी बनती है, उस आकृति के आधार पे जो विभाजन है वो विभाजन कहलाता है अधिवासों का प्रतिरूप। जैसे हमने यहाँ लिखा अधिवासों के बसाव के ये आधार लिख दिए, यहाँ आकार है, आकार के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसे हम कहते हैं अधिवासों का प्रतिरूप। अब अलग अलग प्रतिरूप आवासों के बनते हैं, उसमें एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रेखीय, इसका मतलब सीधी रेखा में बनेगा। तीर मतलब तीर की आकृति बनेगी। आगे लिखा है त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज के रूप में आकृति बनेगी। आगे लिखा है आयत, इसका मतलब कि आयत के रूप में आकृति बनेगी। अगला लिखा है अर्य, इसका मतलब कि एक अर्य आकृति बनेगी। मैं समझा दूंगा अर्य आकृति क्या होती है। वर्त का मतलब कि एक वृत्त के रूप में आकृति बनेगी। तारा मतलब कि अधिवास जो है, आवास जो है उनकी आकृति तारे के रूप में होगी। पंखा मतलब कि आकृति पंखे के नुमा होगी। अगला लिखा नियमित, योजनाबद्ध अधिवास होंगे, आवास होंगे। सीढ़ी के रूप में अधिवास बसे होंगे। मधु छाता, मधुमक्खियों के छाते की आकृति हमारे सामने आती है। तो ये अलग अलग आकृतियाँ हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये आकृतियाँ कहाँ बनती है और किस तरह से बनती है। रेखीय आकृति को मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ ऊपर ये रेखीय प्रतिरूप, तो यहाँ सड़क हो या कोई नहर हो या नदी हो और उसके दोनों किनारे पर आवास विकसित हो जाते हैं, तो ये एक सीधी आकृति रेखा में बसे हुए हैं। चित्र लेंगे तो एक सीधी रेखा में ही हमारे सामने आकृति आएगी। तो सीधी रेखा के रूप में अधिवासों की जो आकृति आती है वो कहलाता है रेखीय प्रतिरूप। अब समझ गए होंगे कि कहाँ ये विकसित होंगे। तो ये नदी के दोनों किनारे हो सकते हैं, सड़क के दोनों किनारे हो सकते हैं, रेल मार्ग के दोनों किनारे हो सकते हैं, किसी नहर के दोनों किनारे पर हो सकते हैं। तो आराम से समझ गए होंगे आप। देखिए, सड़क, नहर, नदी, रेल मार्ग, नदी घाटी के दोनों किनारे पर आवास बन जाते हैं। फिर उनकी आकृति जो उभर कर आती है वो आकृति रेखीय प्रतिरूप कहलाती है। अगला अपना है तीर प्रतिरूप। नाम से ही स्पष्ट है कि अब आकृति जो बनेगी वो तीर के जैसी बनेगी। कब बनती है? जैसे कि यहाँ दो, एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है, बीच में अधिवास बन जाते हैं, लोगों के मकान बन जाते हैं। तो ये है तीर। अभी आकृति तो तीर की है,
तो जब दो नदियाँ का दोआब क्षेत्र, दो नदियों का दोआब का मतलब नदियों के बीच का ये क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो दो नदियों का दोआब क्षेत्र में अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो वो अधिवासी तीर की आकृति में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो वो तीर प्रतिरूप कहलाता है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अंतरीप, अंतरीप का मतलब भी जलीय भाग में आगे का जो जलीय भाग दोनों तरफ और नुकीला भाग आगे की तरफ जो होता है वो अंतरीप कहलाता है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग कन्याकुमारी वाला जो भाग है वो अंतरीप है, क्योंकि उसके दोनों ओर जल लगते हैं और आगे नुकीला भाग है, तो वो अंतरीप कहलाता है। तो अंतरीप का शीर्ष या दो नदियाँ, दो नदी दोआब, नदी दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब में जो आवास विकसित होते हैं वो आवास तीर की आकृति ले लेते हैं। और यही तो पढ़ते हैं कि जैसी आकृति बनती है वो वैसा ही प्रतिरूप कहलाता है। तो आकृति तीर की बनती है तो ये तीर प्रतिरूप होगा। कहाँ मिलते हैं ये आवास? तो कन्याकुमारी का जो भाग है वो आपको बता दिया कि ये अंतरीप का शीर्ष भाग है, तो बीच में बसाव हो गया, तो ये एक तीर के नुमा जो है वो आकृति हमें देखने को मिलती है। चिल्का झील जो है वो चिल्का झील भी इसी प्रकार से बसी हुई है कि एक तीर के रूप में बसी हुई है। उसके दोनों किनारे पर जो है वो लोगों का बसाव हो गया। अब ऊपर से हम फोटो लेते हैं या उस अधिवास को देखते हैं तो तीर की आकृति आती है, वो तीर प्रतिरूप हो गया। अब अगला लिखा है त्रिभुजाकार। तो अब आवासों या अधिवास जो है उस अधिवास की आकृति हमारे सामने त्रिभुज के रूप में आती है। जैसे एक उदाहरण से या चित्र से समझा देता हूँ कि जैसे ये तीर प्रतिरूप में पड़ा था कि ये आकृति तीर के रूप में है। अब यहाँ से कोई सड़क गुजर गई, अब ये तीन भुजाओं से ये पूरा अधिवास जो है वो घिर गया, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है वो त्रिभुज, और ये अधिवास भी जो है वो त्रिभुज के आकृति में हमारे सामने आता है। इसका मतलब ये अधिवास जो है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाएगा। ये भी कहाँ विकसित होगा? तो दो नहरें हो, चाहे दो सड़कें हो, चाहे दो नदी आपस में मिलती हो। अब दोनों नदियाँ दूर तय करके आ रही है, आपस में आगे जाके मिल जाती है और एक सड़क उनको काट देती है, तो अब उनके बीच में जो अधिवास विकसित होगा वो तीन भुजाओं से गिर जाएगा, और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है, तो यह आवास का प्रतिरूप भी जो है वो त्रिभुजाकार होगा। अगला हमने लिखा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार नाम से ही स्पष्ट है कि अब जो बसे हुए मकान हैं उन मकानों की आकृति आयत के रूप में हमारे सामने होगी, तो वो कहलाता है आयताकार प्रतिरूप। जैसे मैं चित्र बना के बता देता हूँ कि ये एक सड़क है और ये दूसरी सड़क है। ये दोनों सड़कें एक दूसरे को यहाँ समकोण पर, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, समकोण पर काटती है। अब यहाँ बीच में मकान बन जाते हैं। अब इस चित्र को कैमरे से कैद किया जाता है, तो यह आकृति लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो लंबाई जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो वो आयत कहलाती है। तो यह आवास या अधिवास जो है वो आयत के रूप में आया, तो आयताकार प्रतिरूप हो गया। समझा सकते हो आप चित्र के द्वारा भी। तो जहाँ दो सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती है और वो आवास जो है वो आयत का रूप ले लेता है, तो उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। और यही अधिवास अगर वो वर्ग का रूप ले लेगा तो वो वर्गाकार प्रतिरूप भी हो जाएगा। अगर ये लंबाई चौड़ाई में बराबर होगा तो आयताकार है, और लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चारों भुजाएं समान होगी तो वो वर्गाकार प्रतिरूप हो जाएगा। आयत और वर्ग में अंतर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी जानते हो। अब अगला लिखा है अरीय। सबसे पहले हमें समझना होगा अरीय आकृति किसे कहते हैं। कोई मुख्य बिंदु है, उससे चारों ओर
ये अलग अलग त्रिज्याएं अगर निकल जाती है तो ऐसी आकृति कहलाती है अरीय आकृति। इसका मतलब कि कोई मुख्य स्थल होगा और उससे चारों दिशाओं की ओर अलग अलग सड़कें जाती है, उन सड़कों के बीच में अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो अब आकृति जो है वो अरीय आकृति बन जाती है। मैं आपको आकृति बनाकर बता देता हूँ। जैसे यह कोई मुख्य स्थल है, यहाँ से अलग अलग दिशाओं की ओर सड़कें जा रही है। अब यहाँ बीच में अधिवास विकसित हो गए। अब यह आकृति जो है, यह आकृति अरीय आकृति कहलाती है। समझ गए आप मेरी बात को कि मुख्य स्थल ये, इसके चारों दिशाओं की ओर अलग अलग सड़कें अगर गुजरती है तो ये त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या और ये मुख्य भाग मिलकर जो आकृति बनाते हैं वो आकृति अरीय आकृति कहलाती है। तो अगर आवास अरीय आकृति में बसे हैं तो वो कहलाएंगे अरीय प्रतिरूप। अब अगली आकृति पढ़ते हैं, वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार नाम से ही स्पष्ट है कि जो अधिवास है वो वृत्त के रूप में, वृत्त जानते हैं, आयत, वर्ग और वृत्त, जो एक वृत्त की आकृति बना के होता है ये वृत्त। तो अधिवास अगर इस आकृति में बसे हुए हैं तो वो कहलाती है, वो बस्ती या वो आवास, वो अधिवास जो है वो वर्ताकार अधिवास कहलाता है। तो ये कहाँ विकसित होंगे? जैसे यहाँ लिखा है, तालाब की पाड़ पे किनारे पर, कुएं की पाड़ या किनारे पर, किले के चारों ओर, धार्मिक स्थल के चारों ओर, झील जो है उसके चारों ओर, उसके किनारे किनारे पर चारों ओर अगर विकसित हो जाते हैं आवास तो वो आकृति वृत्त की बन जाती है। जैसे यहाँ मैं बना के बताता हूँ कि यह कोई झील है या किला है या तालाब है, कुछ भी हो, इसके चारों ओर अधिवास विकसित हो गए। अब ये चित्र लेते हैं तो ये आकृति तो वृत्त की आई, तो ये अधिवास जो है वो वर्ताकार अधिवास है। अगर हमें अर्धवर्ताकार पूछें तो यहाँ कोई बीच से सड़क गुजर रही है, इसका यह भाग इधर रह जाता है, यह भाग इधर रह जाता है, तो अब ये अर्धवृत्त बन गया। तो अगर अर्धवृत्त के रूप में कोई तालाब या जलाशय है तो उसके चारों ओर अधिवास बन गए तो वो प्रतिरूप तो अर्धवर्ताकार होगा, और वृत्त के रूप में कोई जलाशय है तो उसके चारों ओर अधिवास विकसित हो गया तो वो वर्ताकार प्रतिरूप होगा।